और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। बस आपको बोला हुआ है मैंने कि चीज़ों को समझ के करना है। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12 फिजिक्स। और आज के टॉपिक्स हम लेने वाले हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम पहले सेल की ही बात करेंगे। तो सेल अगर हम बात करें तो बेसिक जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो एक कंटेनर होगा और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड रखे जाएंगे, मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, और इसके अंदर एक केमिकल होगा, केमिकल जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये जो हमारी प्लेट हैं ये केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता चला जाएगा यानी कि हाई पोटेंशियल, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी कि लो पोटेंशियल। तो यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आप किसे कहोगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एट हाई पोटेंशियल, अंडरस्टूड है, पॉजिटिव हम लिख रहे हैं। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो केमिकल होता है उसमें रिएक्शंस होंगी, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसको में कुछ रिएक्शन होंगी जिसकी वजह से यहाँ एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि हाई पोटेंशियल सेटअप होता चलेगा और एक नेगेटिव। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेल कुछ इस तरह से काम कर रहे थे। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, यहाँ सेल के अंदर की थोड़ी वर्किंग समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। तो ये ओवरव्यू ऊपर से देख रहे हो आप, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। पाइप तो है नहीं, आप सिंगल लाइन से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा जब ये इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में फिल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट है, अंडरस्टूड है, चलो मैं ये नहीं बना रहा हूं क्योंकि क्लियर थोड़ी फिगर आपको नजर आनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो होगा क्या, जो केमिकल रिएक्शंस कुछ ऐसी होंगी जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव आयंस होंगे इलेक्ट्रोड में, पॉजिटिव आयंस होंगे तो हम पॉजिटिव आयंस की बात कर रहे हैं, नेगेटिव भी होंगे लेकिन हम पॉजिटिव आयंस की बात करेंगे तो नेगेटिव पे उसके अपोजिट होगा। तो पॉजिटिव आयंस पे एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव सेल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब भी आपका टर्मिनल पे पोटेंशियल आना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना शुरू हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे को लगेगा, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपको चार्ज को लेके जाना है हाई पोटेंशियल पे। तो यहां पे एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्रिएट होगा जो इस पॉजिटिव चार्ज को यहां ले जाके रखेगा। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज पे वर्क होगा, तो वर्क करना पड़ेगा आपको यहां से यहां तक पॉजिटिव चार्ज को। अगर मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं, मान लीजिए बी, इसको नाम दे देते हैं ए। तो अगर मैं यहां से चार्ज को यहां ले जाना चाहता हूं तो आई हैव टू डू ए वर्क। और अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो वो वर्क करना पड़ेगा मुझे दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। इसी को हम सेल का, अगर सेल से कोई करंट नहीं ले रहे तो ये सेल का ईएमएफ होगा। अभी सेल में केमिकल रिएक्शन है, हम कोई काम नहीं ले रहे हैं बाहर। तो ये जो सेटअप हो जाएगा ना, जो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उसकी डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जब कलेक्ट होगा तो यहाँ पे इस पे वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क होगा केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये एक तरह से स्टोर हो गया। तो ये ऐसे ही हो गया जैसे आप स्प्रिंग को खींच के रखते हो, अब आपने स्ट्रेच किया स्प्रिंग को, जब भी आप छोड़ोगे आपको वर्क वापस मिलेगा। लेकिन ये लगातार इस तरह से की केमिकल रिएक्शन है कि वो जो आपका वर्क है ना, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेटअप रहेगा, क्लियर है, वो मेंटेन रहेगा टाइम के साथ, केमिकल रिएक्शंस चलती रहेंगी, क्लियर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनल एट हाई पोटेंशियल आपका हुआ, टर्मिनल एट हाई पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, और ये आपका टर्मिनल हुआ एट लोअर पोटेंशियल। तो इस तरह से अगर हम समझेंगे
तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है आपके साथ। ये आपका हुआ सेल कैसे काम करता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सेल क्या है, तो आप बता सकते हो एक डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस। क्या कर रहे हैं, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, आपने देखा ही अभी, केमिकल एनर्जी को ये चेंज करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, चार्ज पे काम करके रखेगा केमिकल की वजह से, उसे पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को ये पुश करेगा, वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी को चेंज करता है, ऐसे डिवाइस को हम सेल करते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट। और इन कोई भी डिवाइस अगर आप लेते हो, काम कराना चाहते हो, तो हमें सेल को उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगा। कंस्ट्रक्शन अभी पढ़ लिया हमने, जब हमने कंस्ट्रक्शन ही तो पढ़ा है। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रोलाइट केमिकल होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन चलेंगे। बस इससे इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। कोई पूछे प्रिंसिपल क्या है, तो अभी पढ़ा है हमने भाई सेल का प्रिंसिपल। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, तो मैं इसलिए अलग अलग ही करा रहा हूं आपको। तो ड्यू टू स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हो आप, ड्यू टू specific chemical reactions, due to specific chemical reactions in the electrolyte, अब पीडी का मतलब यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप, या ईएमएफ कह सकते हो आप। जब तक आप काम नहीं ले रहे हो तो वो ईएमएफ के बराबर होगा, लेकिन सेट तो हो ही जाएगा लगाते ही, आपको कनेक्शन देते ही। इज सेटअप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, बड़ी फिजिक्स बड़ी सिंपल है। अगर हम इसे रिलेट करें ना आसपास की चीजों से, तो देखना कितनी इजीली समझ आती है, ऐसा मुश्किल नहीं है। और कोई पूछे वर्किंग, तो यही चीजें हैं। आपने जो कंस्ट्रक्शन किया, आपने देखा किस पर्पज से किया, प्रिंसिपल क्या है, तो वर्किंग का मतलब यही है। प्रिंसिपल को या आपको लैंग्वेज को लिखना होता है कि भाई जब व्हेन रजिस्टर या कोई भी डिवाइस, यू कैन से, और एनी डिवाइस इज कनेक्टेड, कोई भी डिवाइस होगा वो रजिस्टर तो होगा ही, उसका अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। कनेक्टेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, a current is set up in it, due to potential difference applied by the cell across its ends। ये लिख सकते हो। तो ये आपका सेल हो गया। सेल के बारे में आपसे कोई पूछे, डिवाइस है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। कंस्ट्रक्शन, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेटेलिक प्लेट्स, एंड इलेक्ट्रोलाइट कोई केमिकल। और प्रिंसिपल ये आपने देख लिया, और वर्किंग देख लिया। तो इट इज वेरी 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 इजी। बस अब थोड़ा सा चीजों को और पढ़ना है कि व्हाट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को एक साथ पढ़ो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। तो अब इस चीज को अगर हमें करें, तो पहले फिर हम एक सर्किट तो बना ही लो सिंपल। और सेल को सिंबल आपका किसी सर्किट में दिखाने का ये होता है पॉजिटिव, यानी कि जो लॉन्गर लार्जर लाइन है, इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो शॉर्टर है उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर है। थोड़ा ये समझने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये आपने लगाया यहाँ पे कोई रजिस्टर, और रजिस्टर को दिखाने के लिए ये वाला सिंबल होता है, आपको पता है। और एक की जरूर दिखा देना यहाँ पे, स्विच आपको जरूर दिखाना है, की बोलते हैं। और ये आपका हो गया सेल, जिसका अपना ईएमएफ होगा, और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, उसकी बात करेंगे। यहाँ
एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। और जो कनेक्टिंग वायर्स है ना, उनका रेजिस्टेंस हम मान के चलते हैं नेग्लिजिबल। ठीक है। और अगर आप देना चाहते हो तो ये तो बगैर करंट मापे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो एक डिवाइस यहां पे भी आप लगा दो करंट मापने के लिए। सीरीज में आपको पता है एमीटर लगाते हैं करंट मापने के लिए। और ए और बी के बीच में अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो यू कैन अप्लाई ए वोल्टेज या। क्लियर है। तो ये एक टिपिकल सा सर्किट होता है। ये वोल्टेज और एमीटर नहीं लगाओगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये मेजर करने के लिए है। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ ईएमएफ क्या है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो की पे अगर यहाँ डॉट लगा है ना, इसका मतलब क्लोज सर्किट करंट फ्लो कर रही है सर्किट में। और अगर मैं डॉट हटा दूं ना यहां से, तो इसका मतलब सर्किट से आप करंट नहीं ले रहे हो, सर्किट से करंट नहीं ले रहे हो, सर्किट ऐसे ही है, बस ईएमएफ जरूर सेट रहेगा, ठीक है, लेकिन करंट नहीं होगा। तो आपने डॉट हटाते ही करंट गायब, यानी कि स्विच ऑफ। तो हम बात करते हैं जब हम स्विच ऑफ रखेंगे तो इस टाइम भी अगर मैं इस वोल्ट मीटर को यहां कहीं लगा दूं, ए पॉइंट और बी पॉइंट की बजाय मैं मान लीजिए ए डैश और बी डैश पॉइंट लेता हूं, और यहां अगर मैं वोल्ट मीटर लगा दूं ए डैश बी डैश के बीच में, तो इस टाइम पे भी ये वोल्ट मीटर मुझे रीडिंग देगा। और अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर है, यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का जो करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, पोटेंशियोमीटर को हम यूज कर सकते हैं, इस टाइम पे ये ईएमएफ बताएगा। तो जब सेल कोई काम नहीं ले रहे होते हैं तो उस टाइम दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के बीच में होगा उसको हम ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर है। तो आप कोई कहे कि ईएमएफ क्या है, तो ईएमएफ है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही है ये, लेकिन कब, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, ऑफ ए सेल इन ओपन सर्किट। इन ओपन सर्किट का मतलब जब आपसे सेल से काम नहीं ले रहे हो, लेकिन सेल काम करने के लिए तैयार है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होने, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दिया है। तो मान लीजिए ई की वैल्यू मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 12 वोल्ट मिलेगा इस टाइम आपको। तो ये ऐसे ही हो गया जैसे खाना आपने खा लिया, मान लीजिए आपने खाना खाया और आपने जो भी आपने फूड लिया उसकी एनर्जी है मान लीजिए 100 जूल। कितनी है, 100 जूल। लेकिन जब आप काम करने चलोगे तो आप उस 100 जूल से टोटल वर्क नहीं करोगे, क्योंकि कुछ आपकी बॉडी के अंदर भी यूज हो जाएगा। मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं, एक आदमी है, सेल को हम आदमी से कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये वो लड़की है, आजकल गर्ल्स ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, तो सेल को हम करते हैं गर्ल्स से रिलेटेड। तो एक गर्ल ने खाना खाया 100 जूल, तो अब आप इससे काम लोगे तो क्या जो आपने उसने खाना खाया उसका सारे का काम देंगे, नहीं, कुछ उसकी बॉडी के अंदर यूज होगी। और 95 जूल से आप उससे काम ले सकते हो। तो 5 जूल तो उसे अपनी बॉडी के अंदर भी यूज करनी पड़ेगी ना, अपनी जो मसल्स हैं उनको मूवमेंट देने के लिए, या बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं जो चलने के लिए। तो इस तरह से ये इसी तरह से हमारा सेल है, जब वो 12 वोल्ट लेके तैयार खड़ा है, अब आप उससे काम लेना शुरू कर दो, सर्किट में करंट आनी शुरू हो गई। तो इस टाइम जो उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आप ए और बी के बीच में और ए डैश बी डैश के बीच में आपको सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ए और ए डैश एक ही पॉइंट है, ए और ए डैश इनके बीच में कनेक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 लेंगे हम, और बी और बी डैश के बीच में कोई एक तरह से नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। तो आप ए बी के बीच में लगा दो या ए डैश बी डैश के बीच में, जहां अभी वोल्ट मीटर लगा है यहां लगा हुआ अभी रीडिंग दे देगा सेल की, लेकिन इस टाइम ये जो मेजर करेगा ये इसके बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of a cell when a current is being drawn from it, when a current, जब आप इससे काम ले रहे हो, current is being drawn from it। तो आप
देखिए लड़की ने खाना खाया 100 जूल, लेकिन काम लोगे तो वो 95 जूल उस खाने से का जो 95 वर्क में लगेगा, 5 जूल हो सकता है उसकी बॉडी में लगे, डिपेंड करता है वो किस तरह की बॉडी है। इसी तरह हमारा सेल है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि वो 12 वोल्ट में से हमारे बाहर वाले सर्किट को कितना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा और ये एक्सटर्नल पे भी करेगा, तो ये हम अभी पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि इसको हम डिनोट करते हैं ईएमएफ को, E इज इक्वल टू ई से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है करंट सेटअप इन द सर्किट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्लूडिंग द सेल। ये और अगर हम कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन ए करंट इज बीइंग ड्राउन, तो ये बराबर होगा एक्सटर्नल सर्किट में सेल ने कितना काम किया। पोटेंशियल का मतलब भी होता है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, तो ईएमएफ भी है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस भी है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। लेकिन ईएमएफ का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं। ईएमएफ का मतलब है जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वर्क कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से हमने चार्ज को लेना शुरू किया, यहां से पूरे सर्किट में चार्ज को लेके गए यहां और यहां, और फिर सेल के अंदर भी हमने करके पॉजिटिव टर्मिनल पे ही लाके छोड़ा। तो जो ये हम वर्क करेंगे और यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट थ्रू आउट द सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, दैट इज नोन एज ईएमएफ। और अगर इसी चीज को मैं कहूं कि अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके चलता हूं, ये पॉजिटिव टर्मिनल से सेल को लेके चले यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो जो उस पर वर्क करेगा सेल बस नेगेटिव टर्मिनल तक लाने के लिए, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में एक्सक्लूडिंग द इंटीरियर ऑफ द सेल। तो उस टाइम पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे सेल वर्क कर रहा है, दैट इज यू कैन से इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो ये चीज थोड़ी सी अगर आप क्लियर करोगे तो ईएमएफ का मतलब वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द सेल के बराबर होगा ये, बट थ्रू आउट द सर्किट इंक्लूडिंग द सेल। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट एक्सक्लूडिंग द सेल। तो उस टाइम पे जो वो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल है। तो आप कंपेयर करके देखिए, 100 जूल का मतलब ईएमएफ, 95 जूल का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कंपेयर करो इसे। नहीं, हाँ, ठीक है। और ये 5 जूल जो है ना, ये IR यानी कि सेल के अंदर काम हो जाएगा, यही डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट ए रिलेशन। क्या रिलेशन मिलेगा सोच के देखना और करके देखो। यहां पे अगर मैं कहूं दोनों का रिलेशन क्या आएगा, तो E इज इक्वल टू अगर V प्लस IR, और R जो है ना ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। थर्ड, कोई कहे कि नहीं मुझे तो ऐसे लिखना है, V इज इक्वल टू E माइनस IR, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल इज वर्किंग। थर्ड है, एक ही बात है। तो ये चीज जरा क्लियर करो, कुछ भी नहीं है, यानी कि सेल का ईएमएफ जब वो काम करने के लिए रेडी है लेकिन आप उससे वर्क नहीं ले रहे हो, करंट नहीं है, ओपन सर्किट बोलते हैं इसे, आपका स्विच क्लोज है, लेकिन सेल के अंदर वोल्टेज तो सेटअप हो चुका है, मान लीजिए 12 वोल्ट, बात की थी हमने। तो जब हम इससे काम लेंगे तो ये 12 वोल्ट नहीं देगा, बाहर कुछ इससे कम देगा, हो सकता है 11.5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट ये अपने अंदर 0.5 वोल्ट अपने अंदर यूज कर लेगा। तो उसी चीज को यहाँ डिफरेंस देखिए आप, बड़ा इजी है, समझ आने वाली चीज है। अब थोड़ी हम बात कर रहे थे, अभी हमने सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की थी, E इज इक्वल टू V प्लस IR। I तो सर्किट में करंट है, लेकिन स्मॉल r जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होता है, यानी कि सेल से आप काम ले रहे हो, उसे अपने अंदर भी तो काम करना है करंट को मूव कराने के लिए। तो आपकी सेल की आपको पता है ये बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है, ये इलेक्ट्रोड है और ये आपका ये भी इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव मेंटेन हो जाएगा, एक नेगेटिव केमिकल, और ये आप कनेक्शन इसके वायर से कनेक्शन छोड़ दोगे, इसे कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर रिएक्शन होगी।
तो सेल बाहर तो करंट भेजेगा ही भेजेगा, आप किसी आउटर सर्किट में इसे कनेक्ट करोगे तो करंट भेजेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन सेल के अंदर, यहां सेल के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव से जब पॉजिटिव पे लेके जाओगे तो आपको केमिकल रिएक्शन की वजह से उस पर वर्क करेगा, जो अभी हम कर रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर को लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे, और एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केमिकल रिएक्शन की वजह से इधर को हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पे यही चीज अपोजिट हो जाएंगी। तो ये जो वर्क हो रहा है ना, इसका मतलब यहां सेल के अंदर भी सेल को वर्क करना पड़ रहा है। 5 जूल लड़की ने अपने अंदर यूज किया था एनर्जी को, ऐसे ही सेल भी अपने अंदर कुछ न कुछ यूज करेगा एनर्जी, अपने अंदर करंट को फ्लो कराने के लिए। जब सर्किट आप काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको हमें थोड़ा यहां देखना है। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे आर से डिनोट करते हैं जनरली, और ये डिपेंड्स करता है कुछ फैक्टर्स पे। ये डिपेंड करता है नेचर, और इसको ये डिपेंड जिस चीज पे कर रहा है ना, उसको मैंने याद करने के लिए आपको बड़ा ही छोटा सा एक वर्ड दूंगा मैं, रेजिस्टेंस के अंदर से उठाना। ये यहाँ पे लगभग 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वो 5 फैक्टर्स याद करने के लिए मैं आपको ये रेजिस्टेंस वर्ड दे रहा हूँ। इसी में से वो 5 फैक्टर मैं आपको बताऊंगा और बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। 3rd, 4th, 5th। पहले होती है इट इज डिपेंड्स ऑन द कंसंट नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कह लीजिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस पे डिपेंड करेगा। और इसके बाद इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इट इज डायरेक्टली यानी कि बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में, to the separation or distance, you can say separation between the electrodes, separation between the electrodes, ज्यादा रास्ता कवर करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसके अंदर से ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, तो 2 पॉइंट हो गए आपके, और 3 हो गई, नेचर हो गई। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्श, इट वेराइज इनवर्सली, इनवर्सली एट द common area of electrodes dipped in the electrolyte, dipped, जो इलेक्ट्रोड का एरिया डिप्ड हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और इट इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा इन टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये चीजें हैं, थोड़ी आप इनको पढ़ोगे तो आप देखिए यहाँ पे किन किन चीजों पे, यानी कि 2 फैक्टर ऐसे हैं जिनके ये डायरेक्टली है, 2 ऐसे हैं एक तरह से इनवर्सली है, यानी कि 2 ये जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और अगर सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स बढ़ेगा, आपका बड़ा कंटेनर लोगे, ज्यादा सेपरेशन है इलेक्ट्रोड के बीच में, तब ये बढ़ेगा। और इनवर्सली डिपेंड करेगा सेपरेशन, नहीं सॉरी, कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड विद द टेम्परेचर। तो यहां से मैं एक वर्ड उठाता हूं, इंस्टेंस। यहां ये 5 टर्म्स आ जाती हैं मगर हम याद करने के लिए, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड अगर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऐसे याद करने के लिए कर लीजिए। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा।
एरिया डिप्ड बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा। या सारी चीजें हमने बढ़ने वाली, सेपरेशन, टेम्परेचर, एरिया और कंसंट्रेशन, अगर हम इन सारों को बढ़ाते हैं तो इन दो की वजह से, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये बढ़ेगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एरिया डिप्ड विद द सॉल्यूशन बढ़ाओगे तो ये घटेगा। और नेचर डिपेंड कर, नेचर पे ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है नेचर, तो आप जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। तो इस तरह से स्टेंस, STANC अगर मैं इस वर्ड को बोलूं तो इससे हम याद रख सकते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो अभी हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन, एक बार और देखेंगे उसको, E एंड V एंड R, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू होता है IR प्लस R। R का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, E का, और मैं दोबारा एक सर्किट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, E। और कई बार R को ना यहाँ सेल के साथ दिखा दिया जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को कई बार नहीं दिखाते, साथ लिख देते हैं बस, कई बार अलग से दिखा देते हैं। तो इससे दोनों आप समझ जाइए। और ये आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, और एक की तो जरूर दिखाओ आप, कहीं की के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। और की हो गई, और ये आपका एमीटर लगाना चाहो तो यहां लगाओ, और वोल्ट मीटर लगाना चाहो तो यहां लगाओ। क्लियर है? तो E इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, जब R इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, एक्सटर्नल का, और आपको बताइए कनेक्टिंग वायर का हम लेते हैं नेग्लिजिबल, और R सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था IR के बराबर, एक्सटर्नल सर्किट में जो सेल वर्क करेगा चार्ज को, यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए। तो ये चीजें पढ़ी थी और हमने ये रिलेशन तो निकाल चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने पढ़ा कि भाई अगर ये तो बराबर हो जाएगा V प्लस IR। अब हम कोई कहे कि R को कैलकुलेट करना हो, अगर हमें, ये प्रैक्टिकल है हमारे कोर्स में, जब हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं सेल को, तो हमें E निकालना होता है, V, इन दोनों का रेशियो निकालना होता है। एक्चुअल में क्यों निकालना होता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि R का जो रिलेशन है वो बनेगा E माइनस V अपॉन I, या E माइनस V, और I from equation second you can write V upon R, तो you can write it E upon V, E minus V upon V into R, तो you can write it E upon V minus 1 into external resistance, और ये आपका internal resistance का इक्वेशन हो गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी का भी इसमें रोल होगा। क्लियर है? तो ये देख लीजिए, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आप इस तरह से, यानी कि इक्वेशन में अगर आपको R पता है, E पता है, V पता है, या E और V का रेशियो ही पता है, और कैपिटल R आपको पता है, तो यू कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्लियर है? तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, यहीं पे पढ़ लेते हैं, E और V का रिलेशन तो हमें पता चल ही गया, E इज इक्वल टू V प्लस IR, या V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये थर्ड बना लो, चलिए इसको फोर्थ बना देते हैं। अब हम कुछ स्पेशल केस जो हमने बातें की थी दोबारा वही चीजें आ जाएंगी। अगर हम कहते हैं कि इफ सेल इज इन क्लोज सर्किट, इफ सेल इज इन क्लोज सर्किट, क्लोज का मतलब सेल से जब आप काम ले रहे हो, करंट ड्रॉ कर रहे हो सर्किट, तो E इज ऑलवेज ग्रेटर देन V, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सेल ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट मीन्स जब आप सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो, इज सेल इज इन ओपन सर्किट, मैं दोबारा लिख सकता हूं, सेल इज इन ओपन सर्किट, इज इन ओपन सर्किट, दैट इज I इज इक्वल टू 0, आप सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, तो उस केस में E इज इक्वल टू V हो जाएगा, और ये V की मैक्सिमम वैल्यू होगी। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो कि इसका एक डेफिनेशन और हो गई EMF की, V मैक्सिमम E के बराबर, यानी कि V की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी EMF जो है,
ये तो आप डिफाइन ऐसे भी कर सकते हो, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, और मैक्सिमम तभी होगा जब करंट जीरो होगी, यानी कि सेल ओपन सर्किट में होगा। तो इस तरह से अगर आप चीजों को करोगे क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ई, वी और आर इनका रिलेशन क्लियर हो जाना चाहिए, और एक बार फिर आप वीडियो को देखना, बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो इनके बेस पे बोर्ड एग्जाम में आए हैं। The question is the EMF of a cell is always greater than its terminal voltage. Why? Give reason. और इसी क्वेश्चन को एक बार पूछा गया है, why is the terminal voltage of a cell is less than its EMF? तो एक ही बात है। तो अब आपको पता है इसका आंसर देना है। We know the relation V is equal to E minus IR. That is V is always less than E because in closed circuit I is not zero. So you can say the EMF of a cell is greater than its terminal voltage because there must be some potential difference within the cell due to its internal resistance offered by the electrolyte. So question 2. The question is, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, find the resistance of the resistor, the terminal voltage of the battery. तो given है EMF of the cell 10 volt, internal resistance of the cell 3 ohm और करंट इन द सर्किट 0.5 एम्पियर, और आपको निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस यानी कि एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी। क्लियर है? तो एग्जीक्यूट कर देते हैं और ये आपका डायग्राम बना लिया। और अगर आपको मापना हो किसी टाइम तो यहाँ आप वोल्ट मीटर अप्लाई करेंगे। आपको पता है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, और एमीटर हमें सीरीज में लगाना होता है क्योंकि सीरीज में हमेशा करंट सेम होती है। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं। रिलेशन पता है तो फर्स्ट हमें देखता है, हमें पता है E इज इक्वल टू होता है आई आर प्लस आर। तो रख दीजिए सारी वैल्यू 10 वोल्ट 0.5 और कैपिटल आर आपको निकालना है और ये 3 है। तो वी कैन कैलकुलेट आर इज इक्वल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन 20 माइनस 3 दैट इज 17 ओम। क्लियर है? तो सेकंड पार्ट देख लीजिए, करके देखिए। V पूछा है, V क्या होगा? V का रिलेशन तो आपको पता है, आई आर निकाल दीजिए या E माइनस आई आर भी लिख सकते हो, दोनों वैल्यू पता। E माइनस आई आर से भी कर सकते हो या आई आर से कर सकते हो। तो I पता है 0.5 और अब तो अब R भी पता है आपको 17, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 8.5 वोल्ट। क्लियर है? तो ये आपका हो गया टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। क्लियर? तो ये चीजें इस तरह से करनी है और ये बोर्ड के क्वेश्चन है, दोनों मैंने कराए, इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से देखेंगे हम इनको। अब हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड। ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए सेल ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर R। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन of terminal voltage V of the cell versus the current I. Using the plot, show how the EMF of the cell and its internal resistance can be determined. तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट ग्राफ बनाना है और हमें रिलेशन पता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। क्लियर है? और ये कह रहे हैं कि ग्राफ बनाना है और आपने कैपिटल आई में अगर करंट दिखाया इन्होंने तो आपको कैपिटल आई लेना है। डिपेंड करता है नोटेशन, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको वही यूज करना है, वरना आपकी मर्जी है। लेकिन पूरी एक जो भी आप क्वेश्चन करते हो नोटेशन एक जैसा होना चाहिए। तो V इक्वल टू E माइनस आई आर हमने पढ़ा है और V और I में ग्राफ बनाना है। तो हम इसको अगर मैथमेटिक्स की भी हमें थोड़ी यूज करना पड़ेगा, आई आर प्लस E लिखें और अगर हम इसको कंपेयर करें, इसी इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन क्या बना? V इज इक्वल टू आई आर प्लस E। तो कंपेयर इट विद इक्वेशन
of straight line, that is y is equal to xy प्लेन में जब आप बनाते हो इक्वेशन mx प्लस c, तो आप कंपेयर करिए, देखिए v की जगह आया है y और i की जगह यहां पे x आएगा। तो आपको y और x में जब ग्राफ बनाते हो आप स्ट्रेट लाइन में, तो अगर हम इन चीजों को यूज करें, अपने इक्वेशन को फर्स्ट को कंपेयर करें इस इक्वेशन से सेकंड से, तो हमारी देखिए आपका माइनस का स्लोप है और एक इंटरसेप्ट प्लस का है, तो इक्वेशन लाइन ये बनेगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ध्यान रखना, थोड़ा स्केल वगैरह यूज करके स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो ये आपने v और i में ग्राफ बनाया, ये आपका ओरिजिन है। क्लियर है? तो ये देख लीजिए कि आप ग्राफ से फ्रॉम ग्राफ v कंपेयर जब हम करेंगे तो ईएमएफ का मतलब, ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब, अगर मैं इस पॉइंट को A कहूं, इसको B कहूं, तो ईएमएफ का मतलब OA के बराबर होगा ग्राफ में, दैट इज यू कैन से इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कैलकुलेट करिए, ऐसा यूनिट सारी यूज करोगे तो ऐसा यूनिट में आपको मिल जाएगा ईएमएफ ऑफ द सेल। और ये दोबारा हमें इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना है सेल का, तो हमें पता ही है ये जो लाइन है और ये जो आर आया है यहाँ पे, ये एम की जगह है, यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ। नेगेटिव में वो अलग बात है, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? तो वी विल गेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और बोर्ड का क्वेश्चन है थोड़ा सा ये देखिए, हाँ अपर लेवल का है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है अगर हम चीजों को समझ के करते हैं। तो देखना आज आपने इतनी इंटरेस्टिंग सी चीजें की है, ईएमएफ ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, और मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।